स्टार्ट करते हैं, देखिए। ओके। देखिए बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लिखिए। A string is cut into n equal parts. A string is cut into n equal parts. First part, a string of constant k is cut in n equal parts. Question है, a string of constant k is cut in n equal parts. First part, what is string constant of each new part? What is string constant of each new part? Second part, if they are connected in series, if they are connected in series, then find time period. Third part, if connected in parallel. Then find time period. देखिए बच्चे, एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल मान ली, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। इसको आपने छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में काट दिया। हर किसी की लेंथ सेम होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, एल बाय एन। हर किसी की लेंथ सेम होगी और वो कितनी होगी बच्चे, एल बाय एन, है ना। हर किसी का लेंथ सेम होगा हर किसी का लेंथ होगा एल बाय एन। हर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट, कल का फॉर्मूला क्या बताया था इसका, के का फॉर्मूला होता है एल के बाय एल। कल लिखवा दे, अगर स्प्रिंग को काट के छोटी स्प्रिंग बनती है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एल के बाय एल, ठीक है। इसे K1, सबका K1 ही रहेगा, सबका सेम ही रहेगा इसमें। और स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है बच्चे, एल बाय एन, एन टाइम्स। तो हर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट एन के हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। हर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, एन के। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो होगा क्या बच्चे, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, 1/K1 प्लस 1/K1 प्लस 1/K1 अप टू n टाइम्स। तो 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/K1। 1/K1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा बच्चे,
हाँ, वन n टाइम्स ऑफ k1 n टाइम्स ऑफ k1, तो k इक्वलेंट n टाइम इज इक्वल टू n बाय 1 बाय k1 की वैल्यू कितनी है n k, तो ये आ जाएगा k इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, k के। k इक्वलेंट क्या किसके बराबर आएगा बच्चे, k के। टाइम पीरियड क्या होता था 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्वलेंट, यहाँ जो k इक्वलेंट है वो k के बराबर ही आ गया, 2 पाई अंडर रूट m बाय k इज द आंसर। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, तो यहाँ पर पैरेलल का आंसर क्या लिखा था कल, k इक्वलेंट होता है k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn, सारी n के nk प्लस nk अप टू n टाइम्स, तो n इंटू n के n स्क्वायर के, n इंटू n के कितना आ जाएगा उससे n स्क्वायर के, ठीक है। अब टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्वलेंट, बस 2 पाई अंडर रूट m बाय n स्क्वायर के, 2 पाई बाय n अंडर रूट m बाय k, ये क्वेश्चन है। हाँ बच्चे, वो किसी का फोन आ गया था। हाँ, ये क्वेश्चन सब क्लियर समझ आ गया सबको। नेक्स्ट लिखिए बच्चे अब,
नेक्स्ट लिखिए बच्चे हेडिंग डेफिनेशन इसमें फोर्स ऑसिलेशन। दैट हेडिंग बच्चे फोर्स ऑसिलेशन। अब सपोज एक पेंडुलम है, वो ऐसे 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 हिल रहा था, ठीक है। एक पेंडुलम है, वो ऐसे 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 अपने आप हिल रहा था। ये 1 सेकंड में 10 बार हिलता था, 1 सेकंड में 10 बार हिलता था। मैंने क्या किया, इसको चांटे मारनी शुरू कर दिए 1 सेकंड में 20। इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो 10 हर्ट्ज थी, वो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर सकता था। लेकिन मैंने इसमें एक पीरियोडिक फोर्स लगा दी जो 1 सेकंड में से 20 बार हिलाती थी। तो होगा क्या, ये अपनी फ्रीक्वेंसी 10 भूल गया, ये मेरी फोर्स के हिसाब से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। दैट इज द फोर्स ऑसिलेशन। लिखिए बच्चे फोर्स ऑसिलेशन की डेफिनेशन। फोर्स ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखिए बच्चे, व्हेन a periodic force is applied on an oscillating body, when a periodic force is applied on an oscillating body, then its own natural frequency dies, then its own natural frequency dies, its own natural एक बार रिपीट frequency। करना, लिखिए बच्चे, एक बार रिपीट कर दीजिए। when, हाँ बोलता हूँ शुरू से, when a periodic force is applied on an oscillating body, on an oscillating body, then its own natural frequency dies, its own natural frequency dies, and it starts to oscillate, and it starts to oscillate with the frequency of driving force, या ब्रैकेट में अप्लाइड फोर्स। अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़कर वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर जाता है। ऐसे ऑसिलेशन को कहते हैं बच्चे फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। देखिए बच्चे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, आपने सबके घर में घड़ी में वॉल क्लॉक पेंडुलम होता है आजकल। वो जो पेंडुलम है वो हर बार सेम दूरी पे जाता है, सेम दूरी से वापस आ जाता है, रुकता नहीं है बीच में कभी, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में एक धागा लटकाओ, अगर घर में एक धागा लटकाओ तो क्या होगा बच्चे, ये तो वॉल क्लॉक है ना, वॉल क्लॉक पेंडुलम, ये हर बार सेम दूरी तक जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप घर में एक धागा थ्रेड एंड बॉब लटकाओ एंड उसे ऑसिलेट करा के छोड़ो, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे और फाइनली आके रुक जाएगा। तो ऑसिलेशन दो तरीके के हो गए, नहीं हो गए, एक वो जिसमें एम्पलीट्यूड जो है सेम रहता है, एक वो जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। तो ये होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा जिंदगी भर, जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता चला जाता है। एम्पलीट्यूड देखो, ये एम्पलीट्यूड है A1 A2 घटता जा रहा है ना, जबकि यहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा।
दैट्स द डिफरेंस इन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाता है, ठीक है। तो पहले अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखिए और ये ग्राफ बनाइए, फिर मैं डैम्प्ड के बारे में लिखूंगा। पहले अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखिए। ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड oscillation in which amplitude of displacement oscillation in which amplitude of oscillation always remain constant with time always remain constant with time is undamped oscillation। अब ये वाला ग्राफ बनाइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। किस क्या बच्चे? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन। Oscillation in which amplitude of displacement goes on remain constant. Amplitude of displacement remain constant with time. Oscillation in which amplitude of displacement remain constant with time is undamped oscillation। उसमें ये वाला ग्राफ बनाना है। अब हेडिंग डालिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है बच्चे? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? देखिए बच्चे, इसमें लिखिए डेफिनेशन पहले तो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो डिके करता जा रहा है। क्यों कर रहा होगा कम? पेंडुलम, अगर आप घर में एक पेंडुलम लेके बैठे हैं, उसे ऑसिलेट करा रहे हैं, क्यों रुक रहा है वो? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो रोकने वाली फोर्स होती है उसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स कोई भी फोर्स है। मैं तो एग्जांपल ले रहा था पेंडुलम वाला, ठीक है। अगर आप पानी के अंदर ऑक्सीजन करा रहे हो तो पानी एक फोर्स लगाएगी, जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं। वो किसकी तरह काम करेगी? विस्कस फोर्स, डैम्पिंग फोर्स की तरह। एयर में एयर रेजिस्टेंस डैम्पिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो डैम्पिंग फोर्स जो भी होती है ये हमेशा मोशन को रोकती है। तो ये हमेशा माइनस बीवी के बराबर होती है। बी इज अ कांस्टेंट, बी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, बी क्या है बच्चे? डैम्पिंग कांस्टेंट है।
अब इस केस में जो इसका एम्पलीट्यूड बचेगा कुछ आफ्टर टाइम टी, ए टी मतलब एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी, एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी कितना बचेगा बच्चे, इज इक्वल टू ए वन, जो सबसे पहले टाइम था, जो सबसे पहली बार था ए वन एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए वन ई की पावर माइनस बी टी बाय टू एम बचेगा, ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में टू एम, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है किसी भी टाइम टी के बाद। ए टी होता है ए नॉट या मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी ईटी, ईटी मतलब एनर्जी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए वन, जो मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड था, ए वन का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम, टू नहीं है खाली एम है, ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। देखिए बच्चे रेजोनेंस, बच्चे अभी हमने पढ़ा कि एक फोर्स ऑसिलेशन होता है। फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, मैंने पीरियोडिक फोर्स लगाई इसमें 20 हर्ट्ज की, तो ये अपनी 10 को छोड़ के 20 से ऑसिलेट करना शुरू कर गया। रेजोनेंस भी फोर्स ऑसिलेशन ही है। रेजोनेंस जो होता है ये फोर्स ऑसिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का क्यों है बच्चे, क्योंकि इसमें जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और मेरी जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी वो भी 10 हर्ट्ज है, मतलब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मेरी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है। मेरे मारने की फ्रीक्वेंसी और जो बॉडी के अपने आप ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी थी वो बराबर होगी, तो अब जो ऑसिलेशन होगा उसे रेजोनेंस कहते हैं। इन रेजोनेंस बॉडी बहुत जोर जोर से हिलती है। इन रेजोनेंस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, मैक्सिमम होती है। रेजोनेंस में स्पेशल कंडीशन क्या रहती है बस, कि जब रेजोनेंस होता है तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। लिखे बच्चे इसके बारे में डेफिनेशन लिखे बच्चे रेजोनेंस की। इट इज अ कंडीशन एट विच, it is a condition
इट इज द कंडीशन एट विच, क्या होता है बच्चे, एट विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, at which the frequency of the driving force become equal to the, it is the condition at which frequency of the driving force become equal to the natural frequency, frequency of the driving force become equal to the natural frequency, become equal to the natural frequency of body, frequency of the driving force become equal to the natural frequency of body, which results in vibration of body, which results in vibration of body with maximum amplitude, which results in vibration of body with maximum amplitude. ये आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत जगह देखा है, बहुत जगह जिसे कहते हैं, एक जगह नहीं देखा, बहुत जगह देखा है। आप पिक्चरों में दिखाते हैं एक लड़की चिल्लाती है मोटी सी और उसके शीशे पे कमरे के जितने भी कांच वाँच होते हैं सब टूट जाते हैं। इट इज रियल लाइफ पॉसिबल। होता क्या है बच्चे कि जब वो लड़की चिल्लाती है, अब तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके बराबर में कप रखा था, उस कप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। लड़की की जो फ्रीक्वेंसी थी चिल्लाने की, वो कप के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। तो लड़की की चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी और कप की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। इन दैट केस कप विल टेंड टू ऑसिलेट विद मैक्सिमम एनर्जी और कप टूट जाता है। सेम कांच है, कांच दीवार में फिट कर दिया आपने, लेकिन अब हुआ कि लड़की चिल्लाई तो उसकी वजह से जो एयर में वाइब्रेशंस पैदा हुई है, जो एयर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हो गई है, वो फ्रीक्वेंसी कांच की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और कांच हिलने की कोशिश कर रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, ड्यू टू विच कांच ब्रेक कर जाता है। आपने देखा होगा बच्चे कि एक ट्रेन पास से गुजरती है, उसके पास के जो घर होते हैं उनकी खिड़कियां हिलने लग जाती हैं। क्यों? अगर इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि एक वुमेन शाउट करती है, ग्लास ब्रेक हो जाता है ना, ग्लास ब्रेक हो जाता है, रेजोनेंस। ठीक है, एक ट्रेन क्रॉस करती है, जो विंडो है वो हिलने लग जाती है। क्यों? वही, जब ट्रेन गुजर रही है तो उससे जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी खिड़की की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और खिड़की भी हिलने लगती है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि अगर सपोज मेरे हाथ की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, अगर उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी की चीज जिसके पास हिलने लग जाए तो ये अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा, अपने आप। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब बहुत जोर से हिलने की कोशिश करे, छोटा मोटा नहीं हिलेगा, हिलेगा तो बड़ी जोर से हिलने की कोशिश करेगा। जैसे आप दो फिंगर्स को पास पास लाओ, एक को लाते रहो, देखो थोड़ी देर में दूसरी अपने आप हिलने लग जाएगी। बहुत पास पास लाके अगर करोगे, क्यों होगा क्या बच्चे, आपकी इस फिंगर की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ये हिलने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपको पता है दुनिया का सबसे मजबूत डैम था टिहरी डैम, जो पूरा शहर को लेकर डूब गया, कई हजार लोग मर गए थे उसमें। भारत में ये टिहरी डैम, आप लोग जाते हुए टिहरी घूमने, टिहरी डैम दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स ने बनाया था। ठीक है, और सबसे बेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन द अर्थ या इंडिया कह सकते हैं, उसमें यूज किया गया था, लेकिन तब भी डूब गया। एक साल भी नहीं चला, हुआ क्या, वो जरूरत से ज्यादा मजबूत बना दिया। उसकी कमजोरी क्या रह गई कि वो जरूरत से ज्यादा मजबूत था। साइंटिस्ट और इंजीनियर एक फैक्टर कंसिडर करना भूल गए, वो तो मजबूती देख रहे थे, गिरे ना, वजन से ना गिरे, पानी के बहाव से ना गिरे, ये सब देखते रह गए, हवा को देखा ही नहीं। तूफान आ गया, हवा के पार्टिकल जोर जोर से हिल रहे थे। अब हवा के पार्टिकल जोर जोर से हिल रहे थे तो उस डैम की फ्रिक्वेंसी एयर के पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई। अब अगर सराउंडिंग की फ्रिक्वेंसी बॉडी की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होगा, तो जोर जोर से हिलने लग गया, गिर गया, डैम ही गिर गया जी।
तो यहाँ पर टीरी डैम कोलैप्स हो गया, ये भी रेजोनेंस का एग्जांपल है। तो आपने कभी देखा है कि आप सबने रोप ब्रिज देखे होंगे, गंगा जी गए होंगे तो वहां पर लक्ष्मण झूला, राम झूला ब्रिज है जो ऊपर रस्से से बंधे होते हैं, चैनों से, ऐसा सा ब्रिज होता है। वो ऊपर रस्सियों से ऐसे बंधा हुआ होता है ना, ऊपर रस्सियों से बंधा होता है ऐसे चैनों से, ठीक है। ये ऐसे चैनों से नीचे जा रही होती है इसकी, पानी के एकदम जमीन के गड़े होते हैं। इस पे सोल्जर्स कभी भी मार्चिंग नहीं करते। मार्च समझते हो, एक साथ लेफ्ट राइट करते हुए चलना, उसे कहते हैं मार्चिंग। उसमें कभी मार्चिंग नहीं करते। सोल्जर्स डोंट मार्च ऑन रोप्ड ब्रिज। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है चलने की, वो हो सकता है ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, और रेजोनेंस में आके तो मैक्सिमम मिलता है ना, ठीक है। बिकॉज their frequency of oscillation, their frequency of oscillation may match with natural frequency of bridge and resonance may occur। और अगर रेजोनेंस हो गया तो काम खराब, वो जोर जोर से हिलेगा, ठीक है। विंड चाइम आप सबके घर में होते हैं, दरवाजे पर टंगे होते हैं। ऐसे धागे से होते हैं, जैसे हिलाओ तो सारे इसके आसपास के धागे हिलने, लोहे के बने होते हैं मटेरियल के, वो हिलने लगते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ जो थी 2 मीटर थी, इसकी 1 मीटर थी, इसकी 1.5 मीटर थी, इसकी 3 मीटर थी, इसकी 2 मीटर थी। आपने क्या किया, इसको जोर से हिला दिया, तो इसकी वजह से सारे हिलेंगे, लेकिन सबसे जोर से कौन सा हिलेगा पता है? ये वाला। अगर इसको छोड़ दूं, ये तो मैंने हिलाया ही है, इन चारों में अगर मैं ए बी सी डी में कंपेयर करूं तो सबसे जोर से कौन सा हिलेगा? डी वाला। इसलिए नहीं कि सबसे दूर में है ना, ये ई मान लो 1 मीटर का, सबसे जोर से डी वाला हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम है। डी वाले सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। क्यों करेगा बच्चे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि ए और डी दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, टाइम पीरियड भी सेम है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे। ए एंड डी जो दोनों है वो दोनों ही रेजोनेंस में आ जाएंगे, और दोनों ही अगर रेजोनेंस में आ गए तो काम खराब, वो डी जोर जोर से लेंगे। ठीक है, अब फटाफट से एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी का एक लास्ट एग्जांपल है, वो रीड कर दीजिए। वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, वो और कराना है मुझे। जो लास्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ऑल्दो इसमें फोर्स ऑसिलेशन में एक डेरिवेशन भी है, लेकिन उसमें इस बार नोट्स में लिखा है ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट। थियोरेटिकल कंसेप्ट पूरा हो गया। तो ऑसिलेशन का चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बस एक बार एनसीईआरटी खोलिए और एनसीईआरटी का लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ दीजिए। हरी अप।
खोलो बच्चे जल्दी। एनसीईआरटी मैंने बहुत महंगी बुक खोलने को कह दिया, जो है नहीं किसी के पास। क्वेश्चन है 10th एक्सरसाइज में एग्जाम्पल कह रहा हूँ बच्चे। टेंथ एग्जाम्पल। हाँ, फॉर द डैम्ड ऑसिलेटर शोन, मतलब कोई ऑसिलेशन होगा, डैम्ड ऑसिलेशन कर रहा है, मास m ऑफ द ब्लॉक, आपको मास दे रखा है m, एक कोई ब्लॉक बॉब होगा सपोज, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता क्या है, इसका मास आपको दे रखा है, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, 20 kg 200 kg, एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, एंड 200 ग्राम है, सॉरी 200 ग्राम, एंड इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है 90 न्यूटन। In the first part, he is asking you to find the time period of the oscillation. In the first part, he is asking you to find time period of oscillation. In the second part, he is asking you to find the time when the amplitude become half. Find the time when amplitude become half. Time when amplitude become half. Third part, time when the energy become half. Time when energy become half. और आपको इसका डैम्पिंग फोर्स का कांस्टेंट दे रखा है 40 ग्राम पर सेकेंड, 40 ग्राम पर सेकेंड। देखो मैं खाली इक्वेशन में आता रहूंगा। टाइम पीरियड होता है 2.m/k। देखो पहले तो मास जो है वो 200 ग्राम था, तो 0.2 kg हो गया। आपको केवल फॉर्मूला लगाना है कि आपको 90 न्यूटन पर मीटर गिवन ही है। टाइम पीरियड हो जाएगा 2.m/k। सेकंड में टाइम टेकन, देखो AT का हमने इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा, A1 E की पावर माइनस BT/2m। AT वो कह रहा है मुझे A1 का हाफ करना है, इजिकल टू A1 E की पावर माइनस B कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 0.04 kg पर सेकेंड। 0.04 इंटू टाइम मुझे निकालना है, अपॉन में 2, मास कितना दे रखा है 0.2। A1 से A1 कट गया, यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल है। Should I show you how to solve this equation, और आप सॉल्व कर लेंगे? इसको सॉल्व करना आता है या सॉल्व करके दिखाऊं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? बता दो सर एक बार। सर करके बच्चे दिखा इस इक्वेशन का आप लॉग ले लीजिए, इस इक्वेशन का आप क्या करिए बच्चे, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखो ये तो ये बचेगा 1/2 इजिकल टू ई की पावर नीचे t/10 बचेगा खाली, जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना मुझे समझ आ रहा है ये बचेगा। एम आई राइट? यस, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, बेस ई, तो ये आ जाएगा बच्चे लॉग बेस ई 1/2
इज इक्वल टू लॉग बेस ई की पावर माइनस टी बाय 10। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग ए बाय बी होता है लॉग, इसे तो ऐसे छोड़ दीजिए। देखो लॉग बेस ई एक्स होता है 2.303 लॉग बेस 10x, है ना। तो इसमें ये आप लिख देंगे 2.303 लॉग बेस 10 1/2, लॉग बेस 10 1/2। ठीक है, इसको आप लिख देंगे 2.303 लॉग बेस 10 1/2 और लॉग ए का पावर बी होता है बी लॉग ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी बाय 10 लॉग ई। फिर लॉग ई होता है, जब बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 होता है। तो लॉग ई कितना होता है बच्चे 1, तो ये आ जाएगा 2.303। इसका मतलब क्या है, log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस टी बाय 10। 2.303 log 1 होता है 0, log 2 होता है 0.3010 माइनस टी बाय 10। 2.303 इंटू में 0.3010 अपॉन में माइनस टी बाय 10, माइनस के माइनस कट गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 0.6909 आ जाएगा, 0.693 आएगा अप्रोक्स। इनटू में 10 इज इक्वल टू टी, टाइम आ जाएगा 6.93 सेकेंड, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट देन द टाइम विल बी नियरली 6.93 सेकेंड। यस, करेक्ट आंसर है सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट उसने कहा है एनर्जी हाफ हो गई, ईटी था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर तो नॉर्मल एनर्जी होती है, इसमें ई की पावर माइनस में बी टी बाय एम और आ गया था बस। तो ई टी नॉर्मल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए वन का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। इससे ये कट गया, ए वन के स्क्वायर देख सब कर गया, 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाय हाफ हो गई, सॉरी बिकम हाफ, तो यहाँ पर एक हाफ और आएगा, तो यहाँ पर 1/2। तो व्हाट्स द डिफरेंस हियर ओनली, कि यहाँ पर बी टी बाय 2m था, यहाँ पर बचा क्या, मतलब यहाँ पर बचेगा बी टी बाय एम, बस ये 2 गायब हो गया, ये वाला 2 गायब हो गया। तो ये t बाय 20 चलेगा, तो 3 इसका आधा आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 3.46। हाँ, बस इस 2 का आंसर पड़ेगा, बाकी तो कैलकुलेशन ऐसी होगी कि पहले b और m की वैल्यू पुट करो फिर लॉग ले लो, इसी तरीके से डिट्टो सेम स्टेप चलेंगे। b और m की वैल्यू पुट करनी है और डिट्टो सेम स्टेप चलने शुरू हो जाएंगे।